ये बुक समरी डेडिकेटेड डिजाइनर सुनील शर्मा द्वारा की गई है। ऐसे और विश्लेषण के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। संगीत हल्का होकर जारी रहता है। एड्रियन शोगेनेसी की किताब हाउ टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर विदाउट लूजिंग योर सोल पर हमारी चर्चा के आखिरी पड़ाव में स्वागत है। हाँ, आखिरकार हम आ पहुंचे हैं 9वें और आखिरी चैप्टर पर। सुनील शर्मा ने हमारे साथ इस किताब का ये 9वां चैप्टर साझा किया है, जिसका नाम है द क्रिएटिव प्रोसेस। और ये नाम जितना सीधा लगता है ना, चैप्टर उतना ही गहरा है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ काम करने के तरीकों के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक डिजाइनर होने के मतलब, उसके संघर्ष और उसकी आत्मा को बचाने के बारे में है। बिल्कुल। इस आखिरी चैप्टर में शोगेनेसी ने जैसे पूरी किताब का सार डाल दिया है। ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है, बल्कि एक तरह का फलसफा है। ये उन सवालों से सीधा टकराता है जिनसे सुनील जैसा हर डेडिकेटेड डिजाइनर अपने करियर में कभी न कभी जरूर जूझता है कि अच्छा काम क्या है, हाँ, और उसे बनाने की हिम्मत वो कहाँ से आती है। तो चलिए इसी फलसफे में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बहुत मजेदार आइडिया से होती है। हाँ, कि रचनात्मक प्रक्रिया शुरू कब होती है। लेखक कहते हैं कि ये तब शुरू नहीं होती जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, बल्कि ये उसी पल शुरू हो जाती है जब कोई डिजाइनर बनने का फैसला करता है। एग्जैक्टली। और इसके लिए वो 3 जरूरी बातों पर जोर देते हैं: दिमागी तेजी, हुनर और सबसे जरूरी, हर चीज पर सवाल उठाने की आदत। और मुझे लगता है कि इन तीनों में से वो सवाल उठाने की आदत पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। सही है। किताब का तर्क बहुत साफ है। अगर आप क्लाइंट, ब्रीफ या अपने खुद के आइडियाज पर भी सवाल नहीं उठाते, तो आप औसत दर्जे का काम करने के रास्ते पर है। मीडियोकर काम। हाँ, ये एक तरह से डिजाइनर को सिर्फ ऑर्डर लेने वाले से ज्यादा कुछ बनने के लिए उकसाता है। और इसमें एक राहत की बात भी है। अच्छा, वो क्या? किताब कहती है कि सिर्फ पैदाइशी टैलेंट ही सब कुछ नहीं है। डिजाइन की दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ हर तरह के सोचने वाले लोगों के लिए जगह है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। किताब एक पर्सनल विजन या अपना एक नजरिया बनाने की बात करती है। हाँ, जो शायद सुनील को बहुत पसंद आएगा। लेखक चेतावनी देते हैं कि जो डिजाइनर सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, वो एक तरह से फैशन के गुलाम बन जाते हैं। बिल्कुल। उनका सुझाव है कि हर डिजाइनर का अपना एक एस्थेटिक क्रीड होना चाहिए, यानी खूबसूरती को लेकर उसके अपने कुछ सिद्धांत, अपना एक स्टाइल। और ये बात सीधे सीधे मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी के बड़े सवाल से जुड़ जाती है। देखिए, किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहती है। आज की दुनिया में लगभग सब कुछ पहले ही किया जा चुका है। एकदम नया, एकदम अनोखा कुछ बनाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर एक डिजाइनर क्या करे? जवाब है, प्रेरणा ले। कला से, इतिहास से, फिल्मों से, सड़कों से, कहीं से भी। बस एक शर्त है। हाँ, शर्त ये है कि वो सीधी नकल न हो। मकसद है इन सब मसालों को मिलाकर अपनी एक नई डिश बनाना, ना कि किसी और की रेसिपी चुराना, अपनी एक विजुअल भाषा तैयार करना। ठीक है, तो ये तो हुई मानसिकता की बात। अब आते हैं काम के असली शुरुआती बिंदु पर, द ब्रीफ। द ब्रीफ। किताब इस बारे में बिल्कुल दो टूक है। हर प्रोजेक्ट की शुरुआत एक ब्रीफ से होनी ही चाहिए, चाहे वो कितनी भी खराब क्यों ना हो। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। अगर ब्रीफ खराब है तो क्या करें? हाँ, ये बड़ा सवाल है। किताब 3 रास्ते बताती है। उसे चुनौती दो, उसे क्लाइंट के साथ मिलकर फिर से लिखो, या फिर उस प्रोजेक्ट को छोड़ दो। ये तो बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन कभी-कभी जरूरी है। और ब्रीफ के महत्व को समझाने के लिए लेखक ने अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों से कमाल का आइडिया उधार लिया है। मगफिन, ये तो बड़ा फिल्मी नाम है। इसका डिजाइन से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। जैसे हिचकॉक की फिल्म में मगफिन एक ऐसी चीज होती है जिसके पीछे सारे किरदार भाग रहे होते हैं और वही कहानी को आगे बढ़ाता है। एग्जैक्टली। वैसे ही एक अच्छी ब्रीफ प्रोजेक्ट के लिए मगफिन का काम करती है। वो एक ऐसा मजबूत केंद्र बन जाती है जो पूरी टीम को एक दिशा में दौड़ाता है, उसे भटकने से रोकता है। वाह, क्या जबरदस्त एनालॉग है। बिना अच्छे मगफिन के फिल्म भी बिखर जाती है और डिजाइन प्रोजेक्ट भी। और इसे समझाने के लिए किताब में स्विस डिजाइनर ब्रूनो मोंगूजी की एक शानदार कहानी भी है। हाँ, वो म्यूजिडोर्से वाली कहानी कमाल है। वो उन्हें पेरिस के मशहूर म्यूजिडोर्से के लिए एक पोस्टर डिजाइन करना था और उन्हें जो ब्रीफ मिली वो बेहद खराब थी। बहुत ही खराब। बस इतना कहा गया था, कोई तस्वीर इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ म्यूजियम का लोगो और कुछ टेक्स्ट डाल दो। सोचिए, एक डिजाइनर के लिए ये कितना बोरिंग काम होता। लेकिन मोंगूजी ने क्या किया, उन्होंने उस ब्रीफ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सच में? हाँ, उन्होंने अपनी रिसर्च की,
एक पुरानी बहुत ही खूबसूरत विंटेज तस्वीर ढूंढी और उसे पोस्टर में इस्तेमाल कर लिया। उन्हें पता था कि क्लाइंट जो मांग रहा है वो गलत है और जो वो दे रहे हैं वही सही है। ये तो बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। इसका नतीजा क्या हुआ? क्लाइंट ने उन्हें निकाल नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। मोंगोजी का पोस्टर जबरदस्त कामयाब रहा और ये कहानी हमें 3 बहुत बड़े सबक सिखाती है। अच्छा। जो मुझे लगता है सुनील जैसे प्रोफेशनल के लिए सोने की तरह कीमती हैं। पहला, क्लाइंट और उसकी ब्रीफ गलत हो सकता है। ये मानना बहुत मुश्किल है पर जरूरी है। दूसरा, डिजाइनर्स को सोचने के लिए वक्त चाहिए। तुरंत जवाब देना या फटाफट कुछ बना देना हमेशा सही नहीं होता। और तीसरा सबक क्या है? मुझे लगता है वो सबसे जरूरी है। तीसरा सबक इस पूरी धारणा को चुनौती देता है कि डिजाइनर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। अच्छा, क्या है और उसका सही समाधान क्या होना चाहिए? बिल्कुल। और यहीं से सेल्फ इनिशिएटेड ब्रीफ का आइडिया आता है, जहां डिजाइनर खुद प्रोजेक्ट की दिशा तय करता है। वाह, मोंगोजी की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो अगर एक डिजाइनर खुद को एक लेखक की तरह देखता है तो जाहिर है उसे अपनी कहानी के लिए रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। और किताब रिसर्च को रचनात्मकता का हाई ऑक्टेन फ्यूल कहती है। हाई ऑक्टेन फ्यूल मतलब वो ईंधन जो आपकी क्रिएटिव गाड़ी को तेजी से दौड़ाता है। और ये रिसर्च सिर्फ दूसरे डिजाइनरों का काम देखने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये हर चीज के बारे में है। सिनेमा, साहित्य, राजनीति, विज्ञान। आपकी दुनिया जितनी बड़ी होगी, आपके आइडियाज उतने ही मजबूत होंगे। और इसका एक बहुत प्रैक्टिकल फायदा भी है ना? सबसे बड़ा फायदा यही है, रिसर्च आपके डिजाइन के फैसलों को एक कारण देती है। या आपके काम को मुझे ये कलर अच्छा लगा से मैंने ये कलर इसलिए चुना क्योंकि हमारे टारगेट ऑडियंस की साइकोलॉजी से मैच करता है तक ले जाते हैं। सही है। या आपके काम को व्यक्तिगत पसंद से हटाकर एक मजबूत तर्क पर खड़ा कर देता है। और जब क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तो यही तर्क आपके सबसे बड़े हथियार होते हैं। रिसर्च के बाद आता है प्रोसेस, यानी काम करने का तरीका। यहाँ किताब कंप्यूटर के रोल पर बात करती है। हाँ, और लेखक कहते हैं स्क्रीन काम के साथ हमारे रिश्ते को तय करती है। ये बहुत गहरी बात है। कंप्यूटर ने हमें रफ्तार दी है, लेकिन शायद कुछ छीन भी लिया है। हाँ, उसने एक तरह की दूरी बना दी है। जब हम हाथ से मॉकअप बनाते थे तो हम उसे छू सकते थे, महसूस कर सकते थे। स्क्रीन पर हम हर चीज को एक कांच के पीछे से देखते हैं। और डिजिटल युग का एक और खतरा है, अनगिनत वर्जन बनाने की आसानी। ओह हाँ, हम एक ही डिजाइन की 50 वर्जन बना सकते हैं और अक्सर उसी में खो जाते हैं। बिल्कुल। तो इससे बचने का क्या तरीका सुझाया गया है? डिजाइनर इयन एंडरसन की एक सलाह दी गई है जो सुनने में अजीब लग सकती है पर बहुत शक्तिशाली है। क्या है वो? सब कुछ फेंक दो और फिर से शुरू करो। वाह। कभी कभी आप जब बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि स्क्रीन से दूर हटें, एक ब्रेक लें और एक नई शुरुआत करें। और ये बात क्लाइंट को काम दिखाने के तरीके पर भी लागू होती है। हाँ, वो कैसे? किताब 2 तरीकों में फर्क बताती है। एक है स्कैटरगन अप्रोच। स्कैटरगन मतलब क्लाइंट पर 20-30 ऑप्शन की बौछार कर दो, इस उम्मीद में कि कोई एक तो उसे पसंद आ ही जाएगा। ये मुझे मेरे शुरुआती दिनों की याद दिलाता है जब आत्मविश्वास की कमी होती थी। और दूसरा तरीका है सिर्फ 3 लेकिन बहुत मजबूत, बहुत सोचे समझे और तर्क के साथ तैयार किए गए विकल्प दिखाना। और ये तरीका कहीं ज्यादा आत्मविश्वास दिखाता है। ये क्लाइंट को बताता है कि आपने अपना होमवर्क किया है और आप अपने काम को लेकर सीरियस हैं। ठीक है, तो हमने मानसिकता समझ ली, ब्रीफ पर बात की, रिसर्च और प्रोसेस को भी देख लिया, लेकिन इन सब के बाद जो काम तैयार होता है, हम ये कैसे तय करें कि वो अच्छा भी है या नहीं? इसका पैमाना क्या है? ये सबसे मुश्किल सवाल है और किताब इसका जवाब देने के लिए एक बहुत ही सीधी सादी चेकलिस्ट देती है जिसमें 3 सवाल हैं। 3 सवाल? हाँ, ये सवाल हर डिजाइनर को अपना काम पूरा होने के बाद खुद से पूछने चाहिए। और वो 3 सवाल क्या हैं? पहला, क्या क्लाइंट खुश है? ये सबसे बुनियादी जरूरत है क्योंकि आखिर डिजाइन एक प्रोफेशनल सर्विस भी है। सही। दूसरा, क्या ये प्रोजेक्ट न्यूज़वर्दी है? यानी क्या ये इतना दिलचस्प है कि इस पर बात हो, ये किसी मैगजीन में छपे या लोग इसे शेयर करें? इसकी कोई सांस्कृतिक अहमियत है? एग्जैक्टली। और तीसरा, क्या ये प्रोजेक्ट लाभदायक मतलब प्रॉफिटेबल था? क्योंकि डिजाइन एक कला होने के साथ साथ एक बिजनेस भी है। लेकिन मुझे लगता है कि इन तीनों में एक तनाव भी है। क्या ये तीनों चीजें हमेशा एक साथ हो सकती हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अक्सर जो काम क्लाइंट को बहुत खुश करता है
वो शायद इतना न्यूज़वर्दी ना हो। या जो काम बहुत क्रिएटिव और न्यूज़वर्दी हो उसमें शायद मुनाफा कम हो। यही इस चेकलिस्ट की खूबसूरती है। अच्छा, किताब ये नहीं कहती कि हर प्रोजेक्ट को इन तीनों पैमानों पर 100% खरा उतरना होगा। ये एक दुर्लभ उपलब्धि है, बल्कि ये एक फ्रेमवर्क है, सोचने का एक ढांचा। ये आपको अपने काम को सिर्फ मुझे पसंद है या मुझे नापसंद है से आगे जाकर देखने में मदद करता है। बिल्कुल, ये रचनात्मक तरीके से अपनी आलोचना करने का एक तरीका है। और किताब में एक चौथे, ज्यादा गहरे पैमाने का भी जिक्र है, जो इन तीनों से भी ऊपर है। हाँ, लेखक पूछते हैं, क्या इस काम का अपने असली दर्शकों पर कोई असर हुआ? क्या इसने उस नीली चिंगारी को जलाया? हाँ, और वही एक डिजाइनर के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होती है। जब उसका बनाया हुआ लोगो किसी को प्रेरित करे या उसकी बनाई वेबसाइट किसी की जिंदगी आसान कर दे, ये वो नीली चिंगारी है जिसकी तलाश में हर अच्छा डिजाइनर रहता है। तो अब हम इस किताब और इस अध्याय के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। हाँ, और इसका अंत किसी जादुई फॉर्मूले से नहीं होता। नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और मानवीय नोट पर होता है। लेखक कहते हैं कि उनका मकसद डिजाइन सुपर हीरो बनाना नहीं है। उनकी असली उम्मीद डिजाइनर्स को एक बुनियादी लेकिन सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए तैयार करना है। और वो चुनौती है डर। असफलता का डर, क्लाइंट का डर, खराब काम करने का डर, इस बात का डर कि कहीं हमारे आइडियाज अच्छे नहीं हुए तो। किताब का तर्क है कि यही डर है जो हमें सुरक्षित रास्ते चुनने पर मजबूर करता है। हम वही पुराने फॉन्ट, वही सेफ कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें जोखिम नहीं होता। हाँ, और नतीजा होता है बोरिंग, बेजान डिजाइन। ये डर एक अदृश्य पिंजरे की तरह है। डिजाइनर उसी के अंदर रहकर सुरक्षित डिजाइन बनाता रहता है, लेकिन वो कभी उड़ नहीं पाता। और किताब कहती है कि अपनी आत्मा को बचाने के लिए उस पिंजरे का ताला तोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। किताब का शीर्षक है हाउ टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर विदाउट लूजिंग योर सोल। और अंत में यह साफ हो जाता है कि अपनी आत्मा खोने का मतलब क्या है। क्या मतलब है? इसका मतलब है उस डर के आगे घुटने टेक देना। और अपनी आत्मा को बचाए रखने का मतलब है उस डर से लगातार लड़ते रहना, रोज लड़ना। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन विचार है जिसके साथ हम इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रचनात्मक साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है, नहीं, बल्कि डर होने के बावजूद काम करने की इच्छा है। बिल्कुल। तो सुनील, शायद आपके लिए और हर रचनात्मक व्यक्ति के लिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मुझे अच्छे विचार कैसे मिले, बल्कि ये है कि मैं उन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी हिम्मत कहां से लाऊं। समापन संगीत शुरू होता है। ये बुक समरी डेडिकेटेड डिजाइनर सुनील शर्मा द्वारा की गई थी। ऐसे और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संगीत समाप्त होता है